सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर का रिवीजन। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल मीन्स एसिड, क्षार मीन्स बेस एंड लवण मीन्स सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले वही पता होना चाहिए कि चैप्टर का मतलब क्या है। अम्ल मीन्स एसिड, एसिड मतलब हाइड्रोजन आयन पक्का टूटेगा। क्षार मतलब OH आयन जरूर टूटेगा। और लवण मतलब ग्रुपिंग टूटेगी इसमें। ठीक है, कैसे टूटेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन इसका रिवीजन करते हैं। अगर केमिकल रिएक्शंस का बेसिस नहीं पता है तो पहली वीडियो देखो सबसे पहले। ठीक है, नहीं मिल रही है सर्च करो क्या केमिकल रिएक्शंस बाय अरुण आर्य, या चैप्टर का नाम हिंदी में ही डाल दो। ठीक है, मिल जाएगी, उसे पढ़ो, उसमें बेसिक है इसका थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ आओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो इसमें क्या है, एसिड सबसे पहले क्या होता है सबको पता है। कभी कभी एसिड से डरते भी हैं और न्यूज़ पढ़ते हुए सुन रहे हो कि उसके ऊपर एसिड फेंक दिया। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात, अगर अलग से पढ़ो एसिड तो कभी कभी ये भी सुनते होगे कि दूध में एक एसिड होता है, दही में एक एसिड होता है, नींबू में एक एसिड होता है। ठीक है, तो क्या मतलब एक एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक है और एक एसिड क्या है हम खा पी भी रहे हैं, तो क्या फ़र्क है इन दोनों में। सबसे पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, तो देखो फ़र्क देखो क्या है। सबसे पहले एक एसिड क्या है, दुर्बल प्रकृति का है और एक प्रबल प्रकृति का है। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत तेज रिएक्शन कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा है और थोड़ा हानिकारक भी है। ठीक है, और अगर थोड़ा वीक देखना है तो वो क्या है, थोड़ा कम काम करता है लेकिन क्या है, एसिड है। इसका अगर एक उदाहरण बताया जाए कि नींबू में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सबको पता है। ठीक है, अब चेक करना है कि एसिड कैसे काम करता है। तो सबसे बढ़िया एक उदाहरण है इसका, आप एक नींबू लो। ठीक है, और क्या है उसका थोड़ा सा रस निकालो और उससे कोई तांबे का जो बर्तन है उसे साफ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चमकना चालू हो जाएगा। या एक काम करो, एक नींबू का छिलका लो जिसमें थोड़ा बहुत रस हो, उसे अपने चेहरे पर रगड़ना स्टार्ट कर दो। चेहरा थोड़ी देर में दर्द करने लगेगा या रिएक्शन होने लगेगी गाल पर। और अगर तांबे का वो साफ़ कर रहे हो तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा चिकना हो जाएगा या उसका कलर चेंज होने लगेगा। ये किसका प्रभाव है, ये उसका क्या है, एसिड का प्रभाव है। ठीक है, अब देखो हम अपनी बुक से स्टार्ट करते हैं कि बुक क्या कह रही है। ठीक है, ये सब स्टार्टिंग में समझा रहे हैं कि वही अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये इसकी क्या है खासियत। बस क्षार की खासियत कमी पड़ी होगी, इसलिए क्षार की खासियत याद रखना है, कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, और ये लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। कभी कभी पूछ लेता है कोई ऐसे ही मस्ती में कि लिटमस क्या होता है, तो लिटमस कोई पूछे तो कह देना क्या है, एक प्राकृतिक सूचक होता है। और इसका उदाहरण कोई पूछे तो हल्दी बता देना। ठीक है, हल्दी भी एक सूचक की तरह काम करती है। ठीक है, एंटीबायोटिक भी होती है हल्दी, कहीं चोट वगैरह लगती है तो हल्दी का दूध पीते नहीं है, दर्द हो रहा होता है बॉडी में, तो उस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं अपने इस पर। देखो एक यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मतलब आता वाता नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। क्या, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है और थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। फिलहाल बायोलॉजी का क्वेश्चन है लेकिन ये इसलिए बताया है ताकि कहीं भी फंस जाए तो जवाब दे सकूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा मेन चीज़ पर आते हैं। यस, इसके रासायनिक गुणधर्म कैसे कैसे। अब देखो अम्ल और क्षार बहुत पढ़े होंगे तुमने अच्छे खासे। ठीक है, अब देखो अम्ल पढ़ना है तो कोई कैसे भी पढ़ लो, हाइड्रोजन आयन होना चाहिए, HCl है, H2SO4 है। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि पानी भी तो एक एसिड है, उसमें भी तो H आयन है, अच्छा खासा H पॉजिटिव आयन अलग टूटता है उसमें। ठीक है, तो हाँ पानी भी एक एसिड होता है लेकिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है। लेकिन पानी भी बराबर रिएक्शन करता है। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। कभी आपने भी प्रयोगशाला में कोई करा हो अच्छा खासा टेस्ट तो उसमें देखा होगा बहुत सारी ऐसे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम H2SO4 ही डालें, बहुत सारे में हम पानी डाल के रिएक्शन करते हैं। तो क्या है, पानी भी एक एसिड का काम करता है। क्या है, वीक है हाँ थोड़ा। अब बेस, क्षारक, क्षारक बहुत सारे सुने होंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या है, क्षार है। ठीक है, अब नीचे आते हैं जरा इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है, सूचक क्या होते हैं। देखो अगर हमने किसी चीज़ का टेस्ट किया, ना तो वो अम्ल है ना तो वो क्षार है, तो हम उसे किस श्रेणी में डाल देते हैं, सूचक की श्रेणी में डाल देते हैं। ठीक है,
अम्ल, क्षार और सूचक, तीन परिभाषाएं अब तक हम पढ़ चुके हैं। अम्ल क्या थे? H पॉजिटिव आयन। क्षार क्या थे? OH नेगेटिव आयन। और सूचक क्या है? जो ना तो अम्ल है ना तो क्षार है। ठीक है, आओ जरा आगे हम। ये देखो, अम्ल क्षार धातु के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, मतलब कोई सा भी एसिड है और कोई सा भी बेस है तो वो किस तरीके से मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसकी मैं हमेशा से एक वही स्टैंडर्ड इक्वेशन बताता हूँ ताकि कुछ भी उसमें रख दो और क्या होगा, सेम हमें मिलेगा। ये देखो, अम्ल प्लस धातु, इट विल गिव्स यू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। हमेशा यही इक्वेशन काम करेगी। कोई सा भी एसिड लो, किसी भी धातु से उसकी रिएक्शन करा दो, एक लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तभी वो रिएक्शन क्या है, सही है। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं अच्छा कहता भैया रिएक्शन कैसे पहचाने, मतलब क्या जरूरी है, कुछ और भी तो बन सकता है, क्या बनेगा वो ऐसे पता चलेगा। कोई सा भी एसिड लिया, कोई सी भी धातु ली, उसकी रिएक्शन कराई तो क्या होगा, एक लवण चाहिए हमें और एक हाइड्रोजन गैस चाहिए। ठीक है, तो जब भी ऐसी रिएक्शन करो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस अलग कर दो और एक लवण बनाना स्टार्ट कर दो कोई सा भी, बाकी अलग जो निकले वो अलग बात है। ठीक है, तो क्या है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसे ध्यान रखो बस, सारी इक्वेशन बना लो। अब देखो इन्होंने इसका एक नीचे बनाकर दिया है, NaOH एक्वस कंडीशन में है, इसकी हम जिंक धातु से रिएक्शन करा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, हाइड्रोजन गैस निकाल दिया और फिर सोडियम जिंकेट बना। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला पूछा गया 2008 में। ठीक है, MP बोर्ड का क्वेश्चन है और वहाँ बच्चों ने बहुत गलत किया था। ठीक है, इसलिए याद रखना सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2ZnO2। रिएक्शन भी पूछी है कई बार इसकी NaOH से हम सोडियम जिंकेट किस तरह प्राप्त करेंगे। ठीक है, या जिंक धातु से सोडियम जिंकेट किस तरह प्राप्त करेंगे। ठीक है, आसान होती है। आगे चलो, अब देखो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब एक में H लग गया और एक में H नहीं लगा। ठीक है, कैसे कैसे रिएक्शन करेंगे, ये देखो नीचे दे रखी है, इन दो रिएक्शन से सब समझ में आ जाएगा। देखो Na2CO3 ये क्या है, धातु कार्बोनेट, और NaHCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, धातु के साथ साथ क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। देखो दोनों की रिएक्शन सेम हुई है और दोनों का प्रोडक्ट क्या आया है, सेम आया है। यहाँ सिंगल प्रोडक्ट आया है, यहाँ डबल आया है, तो मतलब स्ट्रक्चर इनका सेम रहेगा। क्या स्ट्रक्चर इनका सेम रहेगा, बट रिएक्शन में प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ सिंगल प्रोडक्ट बनाए, यहाँ डबल, बाकी देखो H2O भी निकलेगा और CO2 भी निकलेगा। मतलब कि अगर कोई सा भी कार्बोनेट या धातु का कार्बोनेट या कोई सा भी हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, अगर रिएक्शन करता है एसिड से तो H2O और CO2 तो निकलेगी और बाकी जो बना प्रोडक्ट। ठीक है, आगे आओ, इधर देखो, ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई बोर्ड में कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले चूने के पानी का फॉर्मूला ही नहीं पता होता भाई, 1 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, फॉर्मूले तो याद करो कम से कम। CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, एक्वस कंडीशन में रखेंगे तभी रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करती है, ये क्या है, मुंह से फूंक मारी है इसमें बस। ठीक है, वो वाली रिएक्शन है ये। क्या हुआ, चूने का पानी लिया, मुंह से फूंक मारी तो क्या हुआ, नीचे पानी रह गया और CO3 बन गया, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ भी। ठीक है, अब देखो अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करें, अब मुंह से तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो क्या होता है, उसकी पाइप डाल देते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, अब CaCO3 जो बचता है सिंपल ही हो जाता है अच्छा खासा टूट के। अब पानी भी होता है इसमें, मतलब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, सबसे पहले रिएक्शन हुई, ये CaCO3 और H2O जो हमारे पास बना, इसमें हम क्या करेंगे, फिर से CO2 इसमें डाल दी। ठीक है, फिर क्या होगा, ये देखो यही चीज़ लिखी है, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, क्या है इन्होंने CO2 और ऐड कर दी इसमें, तो क्या होगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। मतलब ये हार्ड मेटल बन गई, अच्छी खासी, मेटल नहीं कहेंगे इसे, एक भारी पदार्थ टाइप का बन गया। ठीक है, आओ आगे जरा, ये देखो इन्होंने एक रिएक्शन दी है कि अगर कैसे भी हो, मैंने भी बताया था ऊपर फिलहाल, लेकिन फिर भी देख लो एक बार स्ट्रक्चर, धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या, सबसे पहले लवण निकलेगा, अभी निकाला था हमने ऊपर NaCl, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो निकला ही था, एक बार फिर से देख लो, ये रही देखो, लवण निकला, पानी निकला और CO2 गैस निकली। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर याद रखो, रिएक्शन इस जैसी बहुत सारी आएंगी, सब अपने आप याद रहेंगी। अब देखो अम्ल और क्षार परस्पर कैसे रिएक्शन करते हैं, देखो नीचे, अब देखो NaOH की रिएक्शन किससे कराई हमने, HCl से। अब यहाँ क्या हुआ, ये रिएक्शन ऐसे स्टार्ट हुई और सिंपली इसने क्या किया, एक लवण लिया और एक जल प्राप्त कर लिया। इसमें क्या हुआ, इसमें CO2 VO2 का कोई चक्कर नहीं है। तो इस तरह की रिएक्शन, मतलब कोई सी भी ऐसी रिएक्शन हो जिसमें हमें कोई सा एक तो लवण मिले या फिर
लवण और पानी दोनों साथ साथ मिले तो वो रिएक्शन कैसी होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। अब पूछ लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखी जरूरी ये लिख के आओगे, नहीं, कोई सी भी ऐसी अभिक्रिया लिखो जिसमें लवण और जल प्राप्त हो, ठीक है। कंडीशन याद रखना, एक्वस, लिक्विड, ये सब लिखना मत भूलना। ये पिछले चैप्टर में जब रिएक्शन बैलेंस करना सिखाया था तो मैंने बताया भी था, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जिसके रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिले, लवण और जल, ठीक है। अब क्या होगा, एसिड अगर धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो, कोई सा भी एसिड है वो धातु के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो सेम कंडीशन आएगी, लवण बनेगा और जल बनेगा। कोई सा भी धातु का ऑक्साइड लिया उसकी किसी भी एसिड से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। ये बेसिक सारे रट लो अच्छे खासे, 6-7 ही हैं मुश्किल से, ठीक है। आगे आओ, अधात्विक ऑक्साइड सेम रिएक्शन होगी, लेकिन क्या होता है, अधात्विक ऑक्साइड याद रखना ये अम्लीय प्रकृति के ही होते हैं, ठीक है। जैसे अगर रिएक्शन करानी है तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनकी रिएक्शन कराओ, अच्छा खासा साफ साफ दिखेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब देखो इसमें क्या समानताएं होती हैं। समानताएं की तो बात ऐसी है कि बस पढ़ते रहो, क्वेश्चन आज तक आया नहीं है फिलहाल इस पर, लेकिन हाँ बेसिक्स पता होने चाहिए। अब देखो इन्होंने क्या काम किया, रिएक्शन देखो सेम एक जैसी हो रही है, धातु के साथ रिएक्शन हो रही है तो कि जितने भी एसिड है हाइड्रोजन गैस निकालेंगे अच्छा खासा, ठीक है। और हाइड्रोजन जो जितने भी आयन होंगे सब कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। पता है क्योंकि हाइड्रोजन आयन टूट रहा है तो क्या होगा, एसिड होना है, ठीक है। डेफिनेशन है। नीचे आओ जरा, ये देखो रिएक्शन दी है यहाँ, HCl की H2 से रिएक्शन कराएंगे तो H3O पॉजिटिव आयन बनेगा और Cl अलग निकल जाएगा। ये क्या है, ये क्या चीज़ है, इसे समझना है बस हमें। अब देखो यहाँ क्या है, HCl एक एसिड लिया है पूरा हमने, ठीक है। अगर पानी की उपस्थिति है तो H पॉजिटिव आयन टूट ही नहीं सकता, ठीक है। अगर पानी नहीं है तो HCl आयन नहीं टूट सकता, HCl मतलब H पॉजिटिव में नहीं टूट सकता। अब देखो यहाँ H पॉजिटिव है और H2O है तो क्या हम बना सकते हैं, H3O पॉजिटिव बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखो, मैं हमेशा समझाता हूँ कि इनके नाम याद रखो। H3O पॉजिटिव आयन हमेशा याद रखो क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोनियम आयन, और H पॉजिटिव को हाइड्रोजन आयन, ठीक है। कभी कभी मिक्सअप हो जाता है इसका, ठीक है। अब देखो अभी आगे और अच्छे समझ में आएगा। ये देखो H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन प्राप्त करता है क्या, रिएक्शन देखो यहाँ, कितनी भी रिएक्शन कर लो, NaOH को तोड़ा H2 की प्रेजेंस में Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, KOH को तोड़ा K पॉजिटिव OH नेगेटिव, और MgOH के होल टू H को तोड़ा Mg2 पॉजिटिव टू OH नेगेटिव। तो बात ये थी कि जितनी भी ये तुम लोगे रिएक्शन में बाद में तुम्हें क्या मिलना है, OH नेगेटिव आयन मिलना है। किस में, ये सब क्या है, NaOH क्या है, KOH क्या है, MgOH का होल टू H क्या है, क्षार है भैया। क्या OH आयन टूट रहा है तो क्या है, क्षार है। तो मतलब क्षार जितने भी हैं वो पानी में क्या निकालेंगे, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। और जल में जितने भी घुलनशील क्षारक होते हैं, क्षारक बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब क्षार की कुछ खासियत भी सुनो। सारे जो है जल में घुलते नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और जो जल में घुल जाता है उसे क्या कह लेते हैं हम, क्षार कहते हैं। क्षारक की बात चल रही है, सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं और जो घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। साबुन की तरह लगते हैं थोड़े थोड़े, और इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा, ऊपर ही बताया था ये मैंने, ठीक है। इन्हें छूना या चखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों, थोड़े हानिकारक भी होते हैं, लेकिन छू तो लेता है हर कोई। लेकिन लैब में जाते हैं तो हर चीज़ क्या ग्लव्स पहन कर छुई जाती है। आगे आओ, ये देखो, ये क्वेश्चन फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ लेता है, तनुकरण क्या होता है। ये स्टेटमेंट याद रखो बस, जल में अम्ल या क्षार को मिलाने पर उसकी सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, इस क्रिया को तनुकरण कहते हैं। चाहे तो ऊपर वाली रिएक्शन लिख देना, वो हमने हाइड्रोनियम आयन वाली बताई थी वो, अगर थोड़ा अच्छा इंप्रेशन डालना है टीचर पर तो, ठीक है। आगे बढ़ो, अब देखो अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अब प्रबल की तो बात ऐसी है कि बस पीएच स्केल पढ़ लो, सबको समझ में आ जाएगा। पीएच में क्या होता है, कई बच्चे क्या होते हैं ऐसे क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो क्वेश्चंस बिल्कुल मत करो, नहीं आते हैं क्वेश्चंस। और अगर हाँ तुम्हें लगता है अब ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो एक बार उसका फॉर्मूला पढ़ लो, सिंपल सिंपल लॉग से जो हो रहे हैं, ठीक है, इनटू करके जो आ रहे हैं, बस वो क्वेश्चन करो। डीप क्वेश्चन पे मत जाओ, नुकसानदायक ही है कि नहीं होते ये क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो स्टार बना के रखा है मैंने, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है।
अब ये समझ गए तुम। अब 7 से 14 तक जो होता है इसमें क्या होता है, OH नेगेटिव आयन बहुत बढ़ता है, मतलब ज़्यादा क्षारीय होता है। तो अब तुमसे क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन दे देगा अच्छा खासा कि इसका पीएच मान इतना है, बताइए विलयन कैसा होगा। तुम देख लो 7 से कम है, 7 से ज़्यादा है, ठीक है। कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, कौन ज़्यादा क्षारीय होगा, ये कैसे पता लगाओगे, बस ये याद रखो, 7 से कम अम्लीय, 7 उदासीन और 7 से ज़्यादा क्षारीय, ठीक है। आगे आओ, ये देखो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल। देखो प्रबल अम्ल बहुत होते हैं अच्छा खासा। प्रबल अम्ल में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ लेते हैं हम, और बहुत सारे अम्ल हैं। जितने अम्ल हैं कम से कम 5 एक साइड लिख लो और याद रखो, वरना कम से कम 2 तो याद रहने चाहिए, ठीक है। जैसे प्रबल हैं, दुर्बल में बहुत सारे आते हैं। दुर्बल में तुम मेन याद रखो क्या, सिट्रिक अम्ल याद रखो, एसिटिक अम्ल याद रखो, एसिटिक भी हम दुर्बल में लेते हैं, ठीक है। आगे आओ, अम्लीय वर्षा, बहुत आसान इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिखो। ये नहीं कि बारिश पड़ रही है थोड़ा नुकसानदायक है तो क्या हो गई अम्लीय वर्षा, नहीं। अम्लीय वर्षा की परिभाषा जब भी लिखो तो क्या लिखो, पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाए तो क्या होता है, अम्लीय वर्षा हो जाती है, ठीक है। पीएच, ये अम्लीय वर्षा जो होती है बहुत नुकसानदायक होती है ना। कभी कहते हैं साल की पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्यों नहीं नहाना चाहिए, क्यों, थोड़ा नुकसानदायक होती है, एसिडिक होती है थोड़ी सी, अम्लीय से समझ लो, थोड़ा अम्लीय होता है इसका पानी, तो क्या हमारी स्किन वगैरह को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कहते हैं सिर पे नहीं लेना चाहिए, बाल उड़ जाते हैं, ठीक है। एसिडिटी ज़्यादा होती है उसके अंदर तो क्या होता है, रिएक्शन करता है। ऐसे ही कहते हैं पानी ज़्यादा भर जाता है अच्छा खासा, तो क्या जिस नदी में भर जाता है, जो सूखी जगह होती है जहाँ भर जाता है, तो क्या होता है वहाँ के जीवधारी क्या होते हैं, मरने भी लगते हैं। मरना तो इतना नहीं कहेंगे कि इतना ज़्यादा भी नुकसानदायक नहीं, लेकिन क्या होता है उनका जीना कठिन हो जाता है, और जो छोटे छोटे होते हैं वो मर भी जाते हैं, ठीक है। आगे आओ, पीएच समझ लिया, ठीक है। अब देखो, ये मैं हमेशा बायोलॉजी में ही पढ़ाता हूँ, फिर इसमें भी केमिस्ट्री में भी बहुत बार समझाया है कि हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है, HCl होता है, सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये इकलौता ऐसा एसिड है अगर बाहर इसकी रिएक्शन कराई जाए तो बहुत खतरनाक होती है, लेकिन ये पेट में क्या होता है, हमारे पेट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाता है, ठीक है। और क्या हमारी बॉडी में रहता है अच्छा खासा, अंदर HCl निकलता है, बताया था मैंने, गैस्ट्रिक जूस वगैरह, पाचक रस जितने भी थे ये सब समझाए हुए हैं, ठीक है। अब देखो पीएच परिवर्तन के कारण हमारे दांत भी खराब हो सकते हैं, कैसे, अब 5.5 से कम अगर मुंह के पानी का पीएच भी हो गया तो क्या होगा, हमारे दांत गलने लगेंगे। मतलब कैसे, हमारे दांत बने होते हैं किसके बने होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट के बने होते हैं। ये क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट को हम क्रिस्टलाइज करते हैं तो ये बनता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये क्या होता है, ये रिएक्शन करने लगता है फिर, ठीक है। अब आगे चलो यार, इसमें बस इतना याद रखो, ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता है, नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, ठीक है। अब आगे आओ, सबसे पहले पूछता है कि अगर कोई मधुमक्खी डंक मार रही है, कोई नेटल ने अपने डंक मारा तो उसमें क्या होता है, क्या होता है, सोचो यार थोड़ा, मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल किस काम में आता है, बहुत सारे काम है। मेथेनोइक अम्ल की विधि आती है अभी, मेथेनोइक एथेनोइक अम्ल, ठीक है, अगले चैप्टर में देखेंगे उसे। आ गया, हाँ ये नॉलेज के लिए थोड़ा याद रखो, इसमें से 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं। देखो सिरका, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है सारे, ठीक है। प्राकृतिक अम्ल को हम थोड़ा दुर्बल ही मानते हैं, ठीक है। सिट्रिक अम्ल है, टार्टरिक है, ऑक्जेलिक है, लैक्टिक है, सिट्रिक है, मेथेनोइक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो लवण, अब लवण की बात आई है, मतलब एक लवण उठा लो कोई सा, लवण मतलब नमक, नमक उठा लो कोई सा बस एक। अब बस पढ़ना स्टार्ट कर दो नमक की खासियत, यहाँ से तो थोड़ी थोड़ी खासियत पढ़नी स्टार्ट करो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, एक क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा कि प्रबल और दुर्बल क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है, तो हमेशा याद रखना कितना होता है, 7 से कम होता है। और प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। ये कैसे होते हैं, क्षारीय, और पहले वाले कैसे होते हैं, अम्लीय। इसकी एक लाइन है अच्छा खासा, इसमें कहीं मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड आपको, इसे अंडरलाइन करना है। देखो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण का पीएच मान कितना होता है, 7। लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना, परेशान करेगी, ठीक है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, उसका लवण है तो उसका पीएच मान कितना है, 7, ठीक है। कैसे होते हैं ये, उदासीन। अब प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो पीएच मान कितना होगा, 7 से कम, कैसे होंगे, एसिडिक। और प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है तो इसका पीएच मान कितना होगा, 7 से ज़्यादा होगा। कैसे होगी, इसकी प्रकृति क्षार की है, ठीक है। नीचे आओ, ये देखो ये डांडी यात्रा का है, कोई मतलब नहीं है हमारा इससे, क्या आया था, नमक बनाने गए थे अच्छा खासा गांधी जी, ठीक है। हमारे सिलेबस में नहीं आता ज़्यादातर क्वेश्चन, लेकिन क्या
हमने पढ़ा हुआ है कहाँ, सोशल में, कि गांधी जी ने क्या हुआ था, नमक बनाने चले गए थे दांडी यात्रा पर, जब बैन लगा दिया था अंग्रेजों ने नमक बनाने पर। ठीक है, अब आओ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लोर क्षार विधि आती है अच्छी खासी यहाँ। क्लोर क्षार विधि, देखो क्लोर क्षार नाम बड़ा लगता है, अच्छा खासा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कुछ टफ नहीं है। देखो 2.5 लाइन भी नहीं है और पूरी क्लोर क्षार विधि इसी में लिखी हुई है। क्या, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। अब प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्लोर क्षार विधि। बस ये है और डायग्राम बनाना है बस, और ये रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, क्लोर और क्षार, इससे क्या समझ में आता है, क्लोर मीन्स क्लोरीन और सोडियम मीन्स, और क्षार मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये देखो ये रिएक्शन याद कर लो यहाँ, NaCl + 2H2O, NaOH बनता है और Cl2 + H2 गैस निकलती है। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ ये गैस निकल रही है और यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी डायग्राम छाप दो सेम। क्या हो रहा है इसमें, CBSE बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है 11th क्लास में, इसका डायग्राम है, क्लोर क्षार विधि पूरा प्रोसीजर है इसका अच्छा खासा वहाँ, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत बड़ी विधि है, वो इसमें ऐड करते हैं एक निर्जल वाला वो। ठीक है, तो वो बड़ी विधि हो जाती है। तुम्हारे में क्या है, बस थोड़ा सा हिंट दिया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया, नमक का घोल डाल रखा है, पूरा ब्राइन होता है, पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, इसे हम ब्राइन बोलते हैं, ये भी 11th में जाकर पढ़ोगे। यहाँ देखो क्लोरीन गैस यहाँ निकलती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ निकलती है, बस इतना याद रखना, बोर्ड में आया नहीं है आज तक ये, क्योंकि प्लस लेवल का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ो, व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का सूत्र पूछा जाता है हमेशा, बहुत बच्चे गलती करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस बोल देते हैं, लेकिन इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। भाई CaOH का होल ट्वाइस तो तुमने पढ़ा है ना, बुझा हुआ चूना होता है, व्यंजक चूर्ण थोड़ी होता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है यहाँ से, कैसे बनता है, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं हम, तो क्या हमारे पास व्यंजक चूर्ण बन जाता है। अब व्यंजक चूर्ण का काम क्या है हमारा, पीने वाले जल से क्या होता है, पानी मुक्त कर, वो पानी साफ करता है अच्छा खासा, जीवाणु को मुक्त कर देता है, रासायनिक उद्योगों में भी इसका यूज़ होता है। अब अगला देखो, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, पकौड़ी बननी है घर में कभी, मम्मी भेज देती है बेटा लेके आओ सोडा, तो क्या है वो, बेकिंग सोडा ही है वो अच्छा खासा, उसकी रिएक्शन तुम खुद भी कर सकते हो। ठीक है, NH3 गैस की तुम्हें ज़रूरत है, बस यहाँ CO2 तुम्हारे पास ही, मुंह से फूंक मार लोगे, पानी तुम्हारे पास होता ही है और NaCl नमक भी तुम्हारे पास होता ही है। अगर तुम्हारे पास NH3 गैस और है तो तुम घर में ही क्या बना सकते हो, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शन याद रखो अच्छे से, पकौड़ी से याद रखना क्या पढ़ी थी हमने और किस चीज़ की हमें ज़रूरत थी एक्स्ट्रा, बस यही चीज़ तो याद रखनी है, दो बनाने बना तो दोगे फिर। ठीक है, याद रखना, हमें घर में रिएक्शन करानी थी, क्या क्या था हमारे पास, नमक था, पानी था और फूंक थी, NH3 गैस की हमें ज़रूरत थी, बस ज़रूरत याद रखना, बाकी तो क्या है, रिएक्शन बनाई दोगे, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ चीज़ें ट्रिक से भी याद रखा करो। ठीक है, आगे आओ। अब इन्होंने क्या काम किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को थोड़ी सी हीट दी, मतलब ऊष्मा दी, तो क्या बना हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और क्या हुआ, पहले की तरह रिएक्शन H2O और CO2 अलग से निकल गए। ठीक है, अब बेकिंग सोडा का उपयोग क्या ही कहना, सबको पता है। ठीक है, एक रिएक्शन याद रखना ये। ठीक है, H पॉजिटिव आयन रिएक्ट करता है इस रिएक्शन में। ठीक है, कोई सा भी एसिड इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, और CO2 और H2O बनता है, और जो भी एसिड इसमें इन्वॉल्व होता है उसका क्या, सोडियम लवण बाहर निकल जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, सोडा अम्ल अग्निशामक में भी यूज़ होता है, एंटी एसिड का संघटक भी होता है। ठीक है, ये इसके क्या है। अब देखो धोने का सोडा, ठीक है, कुछ नहीं करते इसमें, हम सोडियम कार्बोनेट में पानी डाल देते हैं, बस क्या हुआ, धोने का सोडा बन गया। अगर सोडियम कार्बोनेट, ये देखो Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, इसमें 10 मोल हमने पानी डाल दिया और तो क्या हुआ, धोने का सोडा बन गया। ठीक है, कैसे, ये क्या होता है, इसकी प्रकृति वगैरह पूछ लेते हैं तो क्या होता है, धोने के सोडे की प्रकृति क्या होती है, क्षार की या लवण होता है ये। ठीक है, याद रखना, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ गया इसके उपयोग, बिल्कुल रट लो अच्छे से, स्थायी कठोरता दूर करता है, साफ सफाई में भी यूज़ होता है। बोरेक्स, जैसे सोडियम यौगिक, बोरेक्स बनाते हैं अच्छा खासा, उससे सोडियम यौगिक बनाना होता है, बोरेक्स की मदद से बनाते हैं सोडियम, तब इसका बहुत यूज़ होता है। और क्या, कांच, साबुन और कागज उद्योगों में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, आ गया, ये देखो क्रिस्टलन का जल, पता होना चाहिए थोड़ा सा। ये देखो, लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या है, हमने थोड़ा तोड़ दिया किसी को भी,
अब जलीय कॉपर सल्फेट सुना है आपने, CuSO4 में 5 H2O डाल दो तो क्या हुआ, जलीय कॉपर सल्फेट बन गया। जिप्सम सुना है, अभी आगे पढ़ेंगे। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो यहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसे, 373 केल्विन। याद रखना टेम्परेचर, कभी कभी पूछ लेता है, यही ये सबको पता है, यही पढ़ते हैं सब। रिएक्शन हर किसी को याद होती है, थोड़ा डीप में पूछ लेता है, ठीक है। ये रिएक्शन याद रखो, रिवर्सिबल होती है रिएक्शन, पहली बात तो, मतलब जिप्सम से ये बनना मुश्किल होता है वैसे, लेकिन रिएक्शन करके बना लेते हैं हम, ठीक है। केमिकल स्टडीज से बनाया जा सकता है ये, ठीक है। यहाँ देखो ये ठोस पदार्थ होता है। तुम जैसे डॉक्टर के पास गए हो, कभी हड्डी वड्डी टूटी हो किसी की, तो ये देखा हो तो उसके क्या होता है, डॉक्टर प्लास्टर चढ़ा देता है। मतलब जब तक वो गीला था तब तक क्या था, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस था। अब क्या हुआ, वो सूख के कैसा हो गया, हार्ड हो गया, तो अब क्या बचा, वो जिप्सम बन गया, ठीक है। तो क्या था, रिएक्शन याद रहेगी। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि पूछते हैं तो इसी की रिएक्शन को उल्टा कर देना, ठीक है। इसीलिए मैं इसे रिवर्सिबल कह रहा था। आगे आओ, ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, उन्हें जरा याद रखो, ठीक है। ये देखो, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7, अभी ऊपर बताया। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, और क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। ये कुछ पॉइंट्स हैं अच्छे खासे, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाता है, तो इन्हें क्या करो, बिल्कुल अपने उसमें फिनिश करो। क्रिस्टलन का जल देखो, ये बताया था, लवण के एक सूत्र इकाई में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है बोर्ड में ये, ठीक है। इन्हें स्टार पॉइंट बना के रखो, और इन्हें क्या रखो, बिल्कुल जवान पे, ठीक है। आया भेजे में। अब देखो ऊपर से नीचे तक कोई भी डाउट आ रहा है तो क्या, कमेंट करो अच्छे से। अच्छा लगा, समझ में सब कुछ आया, लाइक करो, और बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ ये रिवीजन किसके लिए लाभदायक है, उसके लिए जिसने कम से कम एक बार चैप्टर पढ़ रखा है, क्योंकि पहली बार में तो भाई कोई महारथी तुम्हें बना नहीं सकता आधे घंटे में, ठीक है। लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो 2-3 बार में अगर इसे भी देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर या तो मैं शायद धातु और अधातु का बनाऊंगा, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा फिजिक्स का पहला चैप्टर देखा जाए, तो वो तुम्हारी मर्जी है। तुम बताओ कौन सा चैप्टर होना चाहिए अगला। बाकी कमेंट करके बताओ मेरे को कि नेक्स्ट चैप्टर क्या रखा जाए, धातु अधातु रखा जाए, या फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रखा जाए, या फिर बायोलॉजी स्टार्ट की जाए, क्योंकि बायोलॉजी समझने में ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। तो वो अब तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। अगले 5 दिन के अंदर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। ओके, बाय।